हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीसीएम गुरु में। मैं हूं मुकेश कुमार। जैसे कि हम आज कॉलेज में बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की, तो केमिस्ट्री की तो नहीं हो पाई, लेकिन आज मैंने फ़िज़िक्स की क्लास, फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए चैप्टर नंबर 1 से पहली क्लास स्टार्ट करिए। आज की क्लास छोटी ही रहेगी। पहले आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद फिर लंबी लंबी वीडियो या पूरे चैप्टर की वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा मैं। देखिए चैप्टर नंबर 1, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने ली हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मूल राशियां और मूल मात्रक। ये होता क्या है समझेंगे ध्यान से इसको बहुत ही। देखिए मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होती हैं। मूल राशियां वह भौतिक राशियां हैं जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, और इनकी मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। ये तो सब आप जानते ही हैं कि हम फिज़िक्स में जो पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, और प्रकृति में बहुत सी वस्तुओं को हमें मापना होता है, तो उन सभी वस्तुओं की जो माप होती है वो राशि के रूप में मापते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी मान लीजिए कोई सड़क है, उसकी हमें लंबाई मापनी है, तो लंबाई हमारी एक भौतिक राशि हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। बल, द्रव्यमान, त्वरण, चाल, वेग, ये सब भौतिक राशियाँ होती हैं। और इन भौतिक राशियों को इनकी उत्पत्ति के हिसाब से 2 तरीके से बांटा गया है, एक मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ पर हम केवल पहले मूल राशियों की बात करेंगे। देखेंगे ध्यान से मूल राशियों को। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ हैं जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, और इनकी जो संख्या है वो 7 है। किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि ये राशियाँ प्रत्येक और जो भौतिक राशि हैं उनसे स्वतंत्र हैं, किसी से ये मिलकर नहीं बनी है। वैसे भी जो इनका नाम है मूल राशि, उसी से हमें समझ में आ जाना चाहिए। मूल का मतलब होता है बिल्कुल जो एकदम चीज़ शुरू होती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ का पहला पौधा होता है, और उसकी जो जड़ होती है, जड़ को मूल कहते हैं। तो पेड़ की जो शुरुआत होती है बिल्कुल जड़ से शुरुआत होती है, इसलिए उसे मूल कहते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये बिल्कुल शुरुआती भौतिक राशियाँ हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं इनको। और बाकी जो राशियाँ होंगी वो किसी न किसी तरीके से इन राशियों से मिलकर ही बनेंगी। इन 7 राशियों में से किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से मिलकर बनेंगी। तो देखें, पहली जो इसमें मूल राशि है उसे हम दूरी कहते हैं। अच्छा, दूरी क्या हो सकती है? देखो, लंबाई है तो वो भी दूरी होगी। लंबाई अगर हम मापेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापेंगे, जो कि लंबाई होगी। इसी प्रकार से चौड़ाई जो होगी, किसी वस्तु की चौड़ाई, किसी चीज़ पदार्थ की चौड़ाई है, तो वो भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। मतलब दूरी जो होती है, दूरी को हम लंबाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं और गहराई भी कहते हैं। ये देखो, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ये सब क्या होती हैं? सारी की सारी ये दूरियां होती हैं। इस बात को अच्छे से आप जो है ध्यान रखें। कहीं भी मोटाई की बात आ जाए, किसी चीज़ की मोटाई बताई जाए, किसी चीज़ की गहराई बताई जाए, तो वो लंबाई यानी कि दूरी ही होगी। वो दूसरी हो जाती है समय। दूसरी क्या हो जाती है? समय। ये समय हो जाती है दूसरी। तीसरी हो जाती है द्रव्यमान। चौथी हो जाती है तापमान। पाँचवीं हो जाती है विद्युत धारा। और छठी हो जाती है ज्योति तीव्रता। छठी हो जाती है भाई हमारी ज्योति तीव्रता। इसी प्रकार से आगे देखें तो 7वीं हो जाती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर लें। एक होती है द्रव्यमान और एक होती है पदार्थ की मात्रा। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, द्रव्यमान में और पदार्थ की मात्रा में। जैसे ये लिख रहा है द्रव्यमान और ये लिख रहा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो होती है, इसमें पदार्थ की संख्या को गिनते हैं कि ये मात्रा में कितना है। और द्रव्यमान जो होता है तो इसमें हम इसका वजन तोलते हैं, वजन मापते हैं कि ये है कितना। द्रव्यमान का मतलब होता है कि कोई वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर कितने बल से खींचती है, या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर कितने बल से खींचती है, ये द्रव्यमान का मतलब होता है। आगे जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से द्रव्यमान को क्लियर कर लेंगे डिटेल्स में। देखें ध्यान से आगे। प्रत्येक राशि को मापने के लिए एक मात्रक होता है। जो भी राशि हमें मापनी है तो उसके लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है।
तो हर एक राशि का एक एक मात्रक है अलग अलग। मूल राशियों के जो मात्रक है वो निम्नलिखित हैं। जो ऊपर मूल राशियाँ बताई थी मैंने, इनके मात्रक नीचे लिख दिए हैं मैंने, देख लें आप। दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, मीटर को एम से लिख दिया, सेकंड को एस से लिख दिया, किलोग्राम को केजी से लिख दिया। तापमान को केल्विन में मापते हैं और केल्विन को के से लिखते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और सी डी से लिखते हैं। अच्छे से इन्हें क्लियर कर लें, अपने चाहें तो नोट्स बना लें और इन्हें लिख लिख के याद करें। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापते हैं। मोल, केमिस्ट्री में ये मोल कंसेप्ट होती है अलग से। पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं और मोल जो होती है वो कणों की संख्या होती है कुछ। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे इसको। और एक मोल बराबर कितना बताया मैंने अभी? एक मोल जो होता है, एक मोल बराबर होता है आपका 6.023 और इंटू में 10⁻23। चाहे तो आप इसे यहीं पे लिख के क्लियर कर लें। एक मोल में इतने कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। जैसे एक मोल चावल की बात करी जाए तो एक मोल चावल का मतलब हो गया, चावल के जो दाने हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 दाने जब हम चावल के लेंगे तो एक मोल चावल हो जाएगा। वहीं पर अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान तो हम माप के ले लेंगे 1 किलो, उसमें कितने दाने होंगे इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मोल वाली बिल्कुल। आगे देखें, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ इसे ध्यान से समझ लें। कभी कभी क्वेश्चन में जो छात्र होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए एग्जामिनर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी राशि को परिवर्तित करवा लेता है। तो कई सारी पद्धतियां हैं मात्रकों की। पहली पद्धति देखो, दूरी, समय और द्रव्यमान के मात्रकों के आधार पर मात्रकों की पद्धतियां निम्नलिखित होती हैं। क्या क्या पद्धतियां हैं देखिए। पहली है CGS पद्धति। पहली कौन सी है? CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या होता है? इसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब ये CGS जो नाम दिया गया है इसमें, पहले वाले C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है इसमें ग्राम और S का मतलब है सेकंड। यानी कि दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लेना है हमें CGS पद्धति में। ठीक, क्लियर हो गई होगी ये बात। इसी प्रकार से अगर दूसरा देखना चाहें तो दूसरी है FPS पद्धति। इसमें F का मतलब है फुट, P का मतलब है पौंड और S का मतलब है सेकंड। इसमें दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्लियर हो गई होगी ये वाली बात भी। ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, आसान ही बात है, समझ में आ जाएगी आसानी से। MKS पद्धति में क्या होता है? इसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। तो 3 पद्धतियाँ तो ये हो गई। और जो चौथी वाली पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल प्रचलन में यही है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ना है आगे, बल, त्वरण, चाल, वेग, या आगे जो भी हम पढ़ेंगे, ऊर्जा, कार्य, इन सब की जितने भी मात्रक हमें पढ़ने हैं वो सब SI सिस्टम में पढ़ने हैं, SI पद्धति में पढ़ने हैं। और इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो यह पद्धति 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई थी। इसमें 7 मूल राशियाँ तथा उनके मात्रक और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। इनकी तालिका नीचे दी हुई है, देख लें ध्यान से, प्रतीक भी दिए हुए हैं इनके। पहली राशि है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर और मीटर का प्रतीक होता है M। दूसरी है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसका प्रतीक होता है kg। किलोग्राम को हिंदी में किलोग्राम या इंग्लिश में किलोग्राम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह kg लिख देंगे। इसी प्रकार से समय का मात्रक होता है सेकंड और इसे प्रदर्शित करते हैं S से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे लिखते हैं A से। ऊष्मीय ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसे लिखते हैं K से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल,
इसे लिखते हैं MOL, मोल लिख देते हैं केवल, या इसको हिंदी में मोल भी लिख देते हैं, इतना बड़ा नहीं है कोई लिखने के लिए। ये ज्योति तीव्रता 7 भी होती है ये, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसे लिखते हैं CD से, स्मॉल c और स्मॉल d। ये सब ध्यान रखने की, और मतलब बिल्कुल एक तरह से अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, किसी को फिजिक्स पढ़नी है बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि नीट या IIT के एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सके, तो ये तो सब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं उसके लिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए कहीं से भी। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, देखिए। अच्छा, ये और देख लेते हैं, इधर पूरक राशि भी दी हुई है ये, इन पूरक राशियों को पढ़ लेते हैं एक बार। ये दी हुई हैं पूरक राशियाँ, 2 होती हैं, एक समतल कोण होता है और एक घन कोण होता है। समतल कोण को मापते हैं हम रेडियन में, जिसे आप सिंपली डिग्री में लिखते हैं ना कोण को, कि 30 अंश का कोण या 30 डिग्री का कोण, ये समतल कोण ही होता है, और इसका सही मात्रक जो है, या जो SI पद्धति में जो इसका मात्रक है वो रेडियन है। और अगर हमें डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना हो, डिग्री को, जैसे ये मैंने लिखा 30 डिग्री, मैंने कितना लिखा 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो मैं इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, और रेडियन में इस कोण का मान आ जाएगा π/6, π/6। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, आसान ही चीज़ है, कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। ध्यान रखेंगे, किसी भी अगर डिग्री वाले या अंश वाले कोण को हमें रेडियन में चेंज करना है तो उसे π/180 से गुणा कर देनी है बस। एक होता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, ये ध्यान रखेंगे। पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है फिजिक्स में, बस एक चैप्टर में इसका यूज होगा इंटर में जाके, जब आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल देखेंगे। आगे पढ़ते हैं, जो मूल SI मात्रक हैं, आपने जो अभी मूल SI मात्रक पढ़े हैं, ये 7 मात्रक पढ़े हैं आपने राशियों के, इन सभी मात्रकों की परिभाषाएं हैं। तो एक एक करके हम सबकी परिभाषाएं देखने की कोशिश करेंगे, और आज केवल हम मीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। जो पहला मात्रक है लंबाई का मीटर, इसके ही बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो 1 मीटर दूरी कितनी होती है, जैसे 1 मीटर कभी किसी ने माप के बताई होगी कि भाई इतनी दूरी को 1 मीटर माना जाएगा, या जब अंतर्राष्ट्रीय समिति बैठी होगी SI सिस्टम को निर्धारित करने के लिए, SI सिस्टम में मात्रकों को निर्धारित करने के लिए, तो उन्होंने प्रत्येक मात्रक की परिभाषा दी है अलग अलग। तो वो परिभाषाएं हम देख लेते हैं एक एक करके। मीटर की क्या परिभाषा है, देखिए आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश निर्वात में दूरी तय करता है, और सूर्य के प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो आप सभी जानते होंगे, 10th में आप पढ़ के आए होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है। तो इसी संदर्भ में हमें मीटर की परिभाषा को समझना है। देखिए ध्यान से, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299792 सेकंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। इसे समझ ले ध्यान से, सेकंड का 1/299792458वां हिस्सा, 1 सेकंड का इतने हिस्से में जितनी दूर प्रकाश चल जाएगा उसे 1 मीटर कहेंगे। समझ में आ गई होगी आपको, या समझ में ना आई हो तो दोबारा समझे। जैसे हमारे पास 1 सेकंड का समय है, 1 सेकंड का समय है, हम इस 1 सेकंड के हम कितने हिस्से कर लें, जितनी ये संख्या लिखी हुई है, ये पढ़ के देख लें कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि अगर हम 1 सेकंड के 29,97,92,458 हिस्से कर दें 1 सेकंड के, और उसमें से एक हिस्से में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को 1 मीटर कहा जाएगा। उम्मीद है अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। दूरी के कुछ अन्य मात्रक है, छोटे बड़े मात्रक हैं, हमेशा मीटर तो यूज़ करते नहीं है भाई। मान लीजिए आपको कागज़ की मोटाई अगर मापनी है तो आप उसे मीटर में तो मापेंगे नहीं, वो होती इतनी कम है, मीटर में मापी नहीं जाएगी, वहाँ पर अशुद्धता या गलतियाँ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े मात्रक भी दूरी के अपनाए गए हैं, ताकि हम बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को आसानी से मेज़र कर सकें। तो पहला मात्रक देखें, इसमें पहला मात्रक किलोमीटर है। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3,
तो 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होते हैं। आसान ही है, आप सब जानते होंगे इसे। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर या 1/100 सेंटीमीटर होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, कोई अलग अलग बातें नहीं है। 1 मीटर बराबर 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समझ लें। देखिए मैं लिख के बताता हूँ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ऐसा समझ सकते हैं। देखो इसे समझना बहुत ही आसान है, या इसे प्राप्त करना, पता करना भी बहुत आसान है। बस आपको 1-2 रिलेशन पता होने चाहिए। जैसे हमने लिखा भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सही है। अब हमें ये पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। तो ये जो 100 है, इस 100 को हम इधर ले जाएंगे, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इसका पक्षांतर होगा, यानी कि जब 100 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो इधर सेंटीमीटर के साथ गुणा में है, तो इधर मीटर के साथ ये भाग में जाएगा। कैसे जाएगा? भाग में जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1/100 मीटर और इधर रह जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक। अब इस 100 को जब ऊपर ले जाएंगे, या इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और 10 की घात 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब घात ऊपर जाती है तो वो काय की हो जाती है? माइनस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 10 की घात -2 या केवल 10 की घात -2, क्योंकि 1 से तो किसी की गुणा करो इतना ही आता है। 10 की घात -2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान से इस बात को समझने की कोशिश करें। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। इसी तरह से समझ सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको सेंटीमीटर वाला समझाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, सही है। और हम इससे पहले ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो 1 मीटर बराबर 100 गुणा 10 मिलीमीटर mm हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा? 1000। अब आगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 या 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर को 10 की घात 3 को इधर ले जाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा 1/10 की घात 3 मिलीमीटर बराबर इधर केवल मीटर रह जाएगा, इधर बचेगा 1 मिलीमीटर। ये घात ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, यानी कि 10 की घात -3 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर। इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं आसानी से। जितने भी ये कन्वर्जन हैं छोटी या बड़ी यूनिट्स के, इसी तरह से आप सबको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर परेशान करते हैं 11वीं क्लास में बच्चों को, एक ये माइक्रो वाला होता है और एक एंगस्ट्रॉम वाला होता है। माइक्रो वाला या माइक्रोन बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 10 की घात -6 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे। तो एक माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर ही होते हैं। या ये पूछ लेता है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। अब अगर 1 मीटर में पता करना है कितने माइक्रोन हैं, तो 10 की घात -6 को इधर ले जाओ, इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 की घात -6 माइक्रोन और इधर रह जाएगा 1 मीटर। ये घात ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, इसका मतलब 10 की घात 6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर। आ गया होगा समझ में। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 की घात 6 माइक्रोन होते हैं, और 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से जितनी भी इसमें राशियाँ दी गई हैं उनका सबका हम पता कर सकते हैं कि किस में क्या है। इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर को nm से लिखते हैं, और ये माइक्रोन का ये
प्रतीक जरूर याद रखना, माइक्रोन का इस तरह से प्रतीक बनता है, कुछ यू जैसा, बस इसमें एक टांग यू की लंबी कर दी जाती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। इसी प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 की घात -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है, ए के ऊपर 0 लगा देते हैं या ए के ऊपर छोटा सा नोट लगा देते हैं, तो इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब अगर 1 मीटर में पता करना है कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 10 की घात -10 को इधर ले जाएंगे, तो इधर 1 मीटर रह जाएगा, इधर ये इसके बटे में चला जाएगा, 1 के बटे में 1 बटे 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम। सही है अभी, ये घात ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। क्लियर हो गई होगी ये वाली बात भी, बिल्कुल कोई ज़्यादा खास है नहीं इनमें, बस पक्षांतर करके हमें पता कर लेना है, इस साइड से इसमें ले जाओ, इस साइड से इसमें ले जाओ। तो ये तो हो गई कुछ छोटी दूरियां। अब बहुत बड़ी दूरियां देखते हैं। बहुत बड़ी दूरियां या खगोलीय दूरियां जो होती हैं, खगोलीय दूरियां, उनको देखते हैं हम कैसे मापते हैं। तो खगोलीय दूरियां मापने के लिए पहली जो हमारी बड़ी यूनिट है, खगोलीय दूरियों से मतलब होता है कि जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, मान लीजिए सूर्य है, तारे हैं, पृथ्वी है, मतलब जितने भी ग्रह तारे, ये सब हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इनके बीच की जो दूरियां हम मापते हैं, जैसे आप जानते हैं इनके बीच की दूरियां बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जैसे मान लो अगर इनके बीच की दूरी मीटर में मापी जाए या किलोमीटर में मापी जाए, तो वो दूरी इतनी ज़्यादा आएगी कि उसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिखना, पढ़ना, समझना। तो फिर उसके लिए हमें बड़ी मात्रकों की ही आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जो ज़्यादा बड़ी दूरियां होती हैं, बहुत बड़ी दूरियों को छोटे मात्रकों में मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है, उन्हें लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद जिस प्रकार से अभी हमने देखा था कि छोटी दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक उपयुक्त नहीं है, उनके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बड़ी दूरियों को मापने के लिए भी छोटे मात्रक उपयुक्त नहीं है, उनके लिए हमें अलग से बड़े मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला मात्रक होता है हमारा प्रकाश वर्ष, जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, और लाइट ईयर यानी कि LY से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। आसानी से समझ लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि अभी हमने मीटर की परिभाषा देखी थी, उसी संदर्भ में प्रकाश की चाल के संदर्भ में ही प्रकाश वर्ष की भी परिभाषा है। तो क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब वायु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो हमारे चारों तरफ वायु है, तो ये वैक्यूम नहीं है, ये निर्वात नहीं है। जहाँ वायु भी नहीं है उसे कहते हैं वैक्यूम या निर्वात। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तो हमें दूरी निकाल ली है कितने समय में? एक वर्ष में। कितनी चाल से? सूर्य के प्रकाश की चाल से। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। अब चाल किसकी लेनी है? चाल लेनी है हमें सूर्य के प्रकाश की, जो कि आप जानते ही होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये कितने वर्ष में, कितने समय में निकालनी है? एक वर्ष में। अब यहाँ पर ये दिक्कत हो गई, देखो ये समय किस में हो गया? समय हो गया वर्ष में, और ये चाल में जो समय का मात्रक है वो क्या है? सेकंड है। तो ये चीज़ गलत है। कभी भी अगर हम सूत्र में मान रख रहे हैं तो सूत्र में जिन राशियों का मान हम रख रहे हैं उनके मात्रक एक ही सिस्टम में होने चाहिए। या तो CGS सिस्टम में हो सारे मात्रक, या सारे मात्रक MKS सिस्टम में हो, या सारे मात्रक SI सिस्टम में हो। तो ज़्यादातर हम SI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। तो SI सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड सही लिख रहा है, यहाँ वर्ष लिख रहा है। इसको परिवर्तित करेंगे तो इसे परिवर्तित करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। आप जानते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो पहले हमने वर्ष के दिन बना लिए, दिन के बाद फिर दिन का क्या करा हमने? सेकंड बना लिया सीधा सीधा। 365 दिनों को हमने 24 से गुणा कर दी, तो ये बन गए घंटे। फिर इन्हें हमने गुणा कर दी 60 से, तो 60 से गुणा कर दी तो ये बन गए मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर हमने मिनट को गुणा कर दी 60 से, तो मिनट को 60 से गुणा करने पर बन गए सेकंड। और इन सब की जब गुणा करके आप फाइनली गुणा करके जब इसको
कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो ये आपका आएगा 9.46 इंटू 15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये आपका आ जाएगा। इस 9.46 को हम लगभग 10 मान सकते हैं, तो पावर में एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लगभग 10⁻16 या 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। अब देखो यहीं से अगर इस वाले मान को हम किलोमीटर में परिवर्तित करना चाहें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर, सही है। तो अगर इसे हमें मीटर में परिवर्तित करना है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 10⁻3 से डिवाइड करना होगा। 10⁻3 से ही क्यों करना होगा, क्योंकि किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 10⁻3 से आपको इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻13 किलोमीटर बच जाएगा। 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 16 में से 3 कैंसिल हो जाएगी तो 13 बच जाएगा, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा आपके। अगली इकाई है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि इसे शॉर्ट में लिखते हैं AU। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक AU या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसका आंकिक मान जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसका जो एक्चुअल मान है एक AU का जो एक्चुअल मान है ये सही में तो 1.496 इंटू 10�11 मीटर है, लेकिन ये 496 है तो इसे लगभग 5 ही मान लेते हैं। ये मैंने बताया है आपको क्लास में कि इस 6 को और 9 को ख़त्म कर देंगे और इस 4 को क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो ये लगभग 1.5 हो जाएगा। तो ये मैंने यही वाली वैल्यू ले ली है, यहाँ पर आपको याद करने में आसानी रहेगी। तीसरी है पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक। पैरालैक्टिक इस तरह से लिखा जाता है, पैरालैक्टिक, LLCTIC, ये होता है पैरालैक्टिक। तो इसका ले लिया पार और सेकंड जो है इसका ले लिया सैक, और इसका नाम बना दिया नया पारसेक। इसका नया नाम क्या बना दिया, पारसेक। इसे प्रेजेंट करते हैं PC से, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, PC से। ये देख लें, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है, देखो भी ध्यान से ज़रा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी द्वारा एक AU दूरी चली जाए तथा यदि यह चाप सूर्य पर 1 सेकंड का कोण बनाए, कितने का कोण बनाए, 1 सेकंड का कोण बनाए, तो इस समय पृथ्वी की औसत त्रिज्या को 1 पारसेक दूरी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़ने में तुम्हें बहुत अटपटी लग रही होगी, कुछ भी समझ में ना आ रहा होगा। एक बार चित्र में देख लें जरा। देखो ये है यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य है यहाँ पे, और ये सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो ये पृथ्वी घूमते हुए अगर 1 AU दूरी घूम लेती है, कितनी दूरी घूम लेती है, 1 AU दूरी, मतलब कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दूरी घूम गई है। और इस दूरी को घूमने में, जैसे पहले पृथ्वी यहाँ पे होगी इस वाले बिंदु पे, तो सूर्य से जब मिलाएंगे तो ये पृथ्वी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। फिर यहाँ से इसने चलना शुरू करा पृथ्वी ने, और ये चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई और ये दूरी हो गई 1 AU। फिर यहाँ से पृथ्वी की स्थिति से जब सूर्य को मिलाएंगे तो ये यहाँ की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो 1 AU दूरी, अगर ये 1 AU दूरी ये जो कोण बना रही है यहाँ पर सूर्य पर, अगर ये कोण 1 सेकंड है तो इस समय इन दोनों त्रिज्याओं का जो औसत होगा, दोनों त्रिज्याओं का जो औसत होगा, उस त्रिज्याओं के उस औसत को हम 1 पारसेकंड दूरी कह लेंगे। क्या कहेंगे उसको, 1 पारसेकंड या पारसेक दूरी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा आपको। अब दोबारा से परिभाषा पढ़ के देखें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी द्वारा 1 AU दूरी चली जाए और यदि यह चाप, इसे चाप बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप, इसको सूर्य पर 1 सेकंड
का कोण बनाए तो इस समय पृथ्वी की औसत त्रिज्या को 1 पारसेकंड या 1 पारसेक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें क्या निकालना, हमें ये त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, या आपने अगर इस सूत्र ना पढ़ा हो तो इस सूत्र को आप जो है याद रख लें कि त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण होता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, चाप बटे कोण, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोई सा भी सूत्र आप याद कर लें, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या यानी कि आर निकालना है तो आर इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आर बराबर चाप बटे थीटा। ठीक, तो देखो त्रिज्या ये निकालनी है हमें त्रिज्या, तो बटे में हमने यहाँ चाप ले ली। चाप की लंबाई कितनी है, 1 AU है। और कोण कितना है, कोण है हमारा 1 सेकंड। ठीक है, कोण कितना है, 1 सेकंड है। तो 1 AU दूरी पड़ी थी, अब हमने कितनी होती है, ये 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। और ये जो 1 सेकंड है, अगर आप इसे रेडियन में चेंज करना चाहोगे 1 सेकंड को, तो इसकी वैल्यू 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन आएगी। और इस सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 पार सेकंड बराबर 3.26 लाइट ईयर आ जाएगा। 1 पार सेकंड में, मतलब पार सेकंड लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, कोई इतने बड़े मैंने नहीं बनाए हैं और कोई भी फालतू चीज़ मैंने इसमें डाली नहीं है। ये पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो चाहें तो आप इसके नोट्स बना लें और इन्हें लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अभी देखो, आपको अगर फिज़िक्स याद करनी है तो मैं पहली क्लास में ही आपको बता देता हूँ कि एक तो आपको डेली क्लास पढ़नी पड़ेगी, डेली क्लास पढ़नी पड़ेगी। फिर उस क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको अगली क्लास से पहले अपना बिल्कुल क्लियर करना है। और अगर कोई उसमें डाउट रह जाता है तो फिर वो अगली क्लास में आपको पूछना है। वीडियो को रोक रोक के 2 बार 3 बार 4 बार, चाहे जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार देखें, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए एक भी। कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट में मुझे बता दें कि सर ये डाउट रह गया है। आगे जब मैं चैप्टर में, जैसे आपको ये यूनिट्स का मैं कन्वर्जन करवाऊंगा, जैसे मिलीमीटर को मान लीजिए आपको माइक्रोमीटर में चेंज करना है, नैनोमीटर में चेंज करना है, तो ये करवाऊंगा। तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, कितने क्या मिलीमीटर के साथ मीटर का रिलेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तब तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को समझ पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे बिल्कुल भी। और अगर फिज़िक्स में न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे तो आपके फिज़िक्स पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे 2-2 3-3 बार, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे इस सबको। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।